अस्सलाम वालेकुम। सर्च न्यूज के साथ मैं हूं अरसलान खोखर और मैं हूं उरूज फातिमा। इब्तिदा है रब्बे जलील के नाम से जिसे हर मुश्किल में पुकारा जाता है। ए अल्लाह अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े हमें हर किस्म की वबा और आफात से महफूज फरमा। आमीन सुम आमीन। दौरा इंग्लैंड कौमी टीम के खुशकिस्मत खिलाड़ियों के नामों का ऐलान हो गया। इंग्लैंड जाने वाले खिलाड़ियों में अजहर अली कप्तान, बाबर आजम, आबिद अली, असद शफीक, फहीम अशरफ, फवाद आलम, इफ्तिखार अहमद, इमाद वसीम, इमाम उल हक, खुश दिलशाद समेत दीगर शामिल हैं। मजीद बात करेंगे स्पोर्ट्स तज्जियाकार इमरान उस्मानी हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। सर, ऐलान कर दिया खिलाड़ियों का, टेस्ट हुए, उसके बाद नेगेटिव आ गए, एक बहुत अच्छी बात, तमाम कौम बहुत खुश है। अब 20 खिलाड़ियों का ऐलान हो चुका है जो जा रहे हैं इंग्लैंड। जी बिल्कुल ऐसा ही है। पीसीबी ने पहले 29 खिलाड़ियों का ऐलान किया, फिर जब पहले मरहले में 10 खिलाड़ियों के टेस्ट पॉजिटिव आए तो उसके बाद 23 का ऐलान किया। लेकिन आज जब फाइनल लिस्ट तैयार हुई है तो वो 20 खिलाड़ी जो है ना फाइनलाइज हुए हैं, जो कि उमूमन एक रेगुलर टूर के मौके पर इसके करीब करीब ही होते हैं। उमूमन 16 खिलाड़ियों को फुल टूर पर लेके जाया जाता है। तो कहा जा सकता है कि आम हालात जैसा ही जो है ना टूर हो गया और सिलेक्शन हो गई। लेकिन एक चीज इसमें बड़ी वाज़ेह हुई कि जिन 10 खिलाड़ियों के टेस्ट जो है पहले मरहले में पॉजिटिव आ गए, उनको किसी तरह भी नहीं लेके जाया जा सकता था। भले अब उनमें से 6 खिलाड़ियों के टेस्ट, जिनमें हफीज भी शामिल हैं और शादाब खान भी और वहाब रियाज भी, उनके टेस्ट आज नेगेटिव आए हैं। तो आपको याद होगा 3 दिन कबल जब हफीज ने अपनी निजी लेबोरेटरी से टेस्ट करा के रिपोर्ट शेयर की थी तो पीसीबी को बुरा लगा था। लेकिन आज वो हफीज ने साबित किया है कि वो तकरीबन उस दिन सच्चे थे। इस तरह लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के जो उसूल हैं और जो मामला तय हुए हैं, जो इंटरनेशनल ट्रैवलिंग की जो एडवाइजरी है, उसमें हफीज हो या ये 10 खिलाड़ियों में से किसी को भी इस वक्त नहीं लेके जाया जा सकता था। तो 20 खिलाड़ियों को फाइनल इन्होंने किया है और मूसा खान की जो है ना स्क्वाड में वापसी हुई है, ये अच्छा हुआ है। मूसा खान को सही ले गए थे, उनको फौरन मौका नहीं मिला था ज्यादा, तो इंग्लिश विकेटों पे वो कामयाब हो सकते हैं। टीम बैलेंस हो गई है। ज्यादातर खिलाड़ी वो बाहर हुए हैं जो उम्र रसीदा थे या जिन्होंने T20 खेलनी थी, और T20 सीरीज वैसे भी टूर के आखिर में है और पीसीबी कह रहा है कि दूसरे मरहले में इन खिलाड़ियों को लेके जाएंगे। मुझे एक चीज का नहायत अफसोस है, हैदर अली जो कि एक यंग खिलाड़ी हैं और इस PSL से उनका बड़ा मुस्तकबिल रोशन होता नजर आया और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनकी सिलेक्शन भी की, वो दोनों टेस्ट उनके जो है वो पॉजिटिव आ गए हैं, वो इस सीरीज से बाहर हो गए हैं। देखिए आने वाले वक्त में अगर वो क्लियर करते भी हैं तो टीम T20 के लिए शायद उनका इंग्लैंड में सफर मुमकिन ना हो। तो हैदर अली के लिए एक अच्छा मौका था जो वो मिस कर गए हैं। बाकी अब जो 20 खिलाड़ी हैं उनमें टेस्ट स्क्वाड पर अगर नजर डाली जाए तो तकरीबन बैलेंस टीम जा रही है, जैसा कि मिसबाहुल हक ने आज कहा भी है कि वो अपनी स्क्वाड से। ठीक है इमरान साहब, आप भी हमारे साथ रहिएगा। स्पोर्ट्स तज्जियाकार अली सलमान साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे इस पर। अली सलमान साहब, खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए, 20 रुकनी स्क्वाड जा रहा है, कुछ खिलाड़ी बाद में जाएंगे। हैदर अली बड़ा अच्छा और बेहतरीन इजाफा, पेशावर ज़ल्मी से जब वो खेले तो पूरे पाकिस्तान की नजर में आ गए। अनफॉर्चुनेटली अभी तक उनका नाम उन खिलाड़ियों में नहीं आ सका जो खिलाड़ी जाने के लिए तैयार। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग मी ऑन एयर। और जिस तरह से आप बात कर रहे हैं हैदर अली के हवाले से, तो हैदर अली थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। अच्छी परफॉर्मेंस थी अंडर 19 के लिए, उन्होंने बड़ा अच्छा खेला। इसके अलावा कायद आज़म ट्रॉफी में नॉर्दर्न के लिए उन्होंने फाइनल में बड़ी जबरदस्त एक सेंचुरी स्कोर की। और डेफिनेटली हैदर एक टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन फ्यूचर में उनके लिए भी काफी क्रिकेट बाकी है। तो अभी हम ये नहीं कह सकते कि मतलब उनके कैरियर पे कोई फुल स्टॉप लग गया है। फ्यूचर में काफी क्रिकेट बाकी है और जिस तरह का टैलेंट हैदर अली हुए या रोहिल नजीर हुए, इनको डेफिनेटली फ्यूचर में काफी मौके मिलेंगे। अली सलमान साहब, इमरान उस्मानी साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इमरान साहब, जब ये टेस्ट हो रहे थे आपने देखा होगा, जब दूसरी बार टेस्ट हुए हैं तो कुछ खिलाड़ी पेशावर गए और कुछ खिलाड़ी लाहौर गए टेस्ट देने के लिए दोबारा से। सर, क्या कोई घर पे उनके टेस्ट नहीं हो सकते थे? ये भी एक खतरनाक अमल है। बिल्कुल खतरनाक अमल है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान ने आज इसका एहतराफ किया है बैन सतूर में, ये कहकर कि हमने इस अमल से बहुत कुछ सीखा और मजीद बेहतरी करेंगे। ये एतराफ है इस बात का कि ये एक बिल्कुल जो है ना नॉनसेंस तरीका था, जिस तरीके से मुख्तलिफ शहरों से खिलाड़ियों के टेस्ट लिए गए, उसमें बड़ा मतलब इस प्रॉब्लम हो सकती थी। और वही कि कोई भी प्लेयर कहीं भी थोड़ी सी भी जो है
बे एहतियाती करते या बदकिस्मती का शिकार होते और वो उसका शिकार हुए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उसकी कीमत जो है ना अदा करनी पड़ी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने इस अमल से जग हसाई का भी सामना करना पड़ा है। आप जानते हैं हमारे हमसाया मुल्क इंडिया जो है उसमें तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। जब हफीज ने अपना टेस्ट दूसरा करा के ये बताया कि जनाब मैं तो ठीक हूँ और पीसीबी का टेस्ट जो है ना वो थोड़ा सा सवालिया निशान रखता है, तो इंडियन मीडिया ने बहुत मजाक उड़ाया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का। तो जाहिर है और पाकिस्तान की हुकूमत का और पाकिस्तान के निजाम का कि देखें यहाँ खिलाड़ियों के टेस्ट तक नहीं साफ हो सकते, तो ये क्या मतलब एग्जैक्ट हमें फिगर बताएंगे कि यहाँ कितना कोरोना है कितना नहीं है। तो बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मुख्तलिफ शहरों में जिस तरीके से टेस्ट कराए हैं इस तरीके से तो ट्रायल्स भी नहीं होते कि मुख्तलिफ शहरों में जो टैलेंट हंट प्रोग्राम स्कीम होती हैं या खिलाड़ियों के कैंप लगाए जाते हैं वहाँ भी कुछ जो है प्रोटोकॉल के साथ खिलाड़ियों को लाया जाता है और उनका जो एहतियात की जाती है और क्योंकि कमरों की बुकिंग होती है, टेस्ट होते हैं। यहाँ तो बिल्कुल इतने हसास मामले में पीसीबी का रवैया बहुत अफसोसनाक रहा है। और मैं कल भी बात कर रहा था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने, इन सीनियर खिलाड़ियों ने पीसीबी के इस अमल को जो है महसूस किया है और अपने जाती दोस्तों को टेलीफोन कॉल करके शिकायतें लगाई हैं और पीसीबी के इस रवैये पर शदीद किस्म का एहतजाज किया है और उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज अली सलमान साहब आपने सुना मुख्तलिफ चीजों पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बहुत सारी चीजें हैं। खिलाड़ी बाहर गए टेस्ट देने के लिए, क्या उनका बाहर निकलना जरूरी था? जैसा कि निजी होटल में रखा गया खिलाड़ियों को, 18 खिलाड़ियों के टेस्ट वहीं हुए, तो इन खिलाड़ियों के भी हो सकते थे। ये खतरे में डालने की जरूरत क्या थी? इंजमामुल हक साहब आपने खुद देखा और सुना भी होगा, इंजमामुल हक साहब ने कहा कि जब मेडिकल अमला मौजूद है, मेडिकल अमला फोन नहीं उठा रहा खिलाड़ियों, उन्होंने ये बात कही है। तो ये भी एक खतरनाक मरहला हो सकता है। क्यों नहीं उठा रहा जब खिलाड़ी आपके बाहर जाने को तैयार है, खेलने को तैयार है, क्यों मुश्किल में डाला जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा और इस टेस्ट के हवाले से काफी ज्यादा तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आए और साथ साथ इंतजाम ने ये भी कहा कि जो प्लेयर्स अगर क्वारंटाइन करना है तो इनको घरों पे क्यों रखा गया, क्योंकि प्लेयर्स को प्रॉपर डाइट का नहीं मालूम, प्रॉपर ट्रीटमेंट का नहीं मालूम। तो इससे बेहतर यह था कि नेशनल क्रिकेट अकेडमी में कि जहाँ अमूमन प्लेयर्स स्टे करते हैं तो वहाँ पे अच्छी खासी जो रिहाइश की सहूलियात हैं, वहाँ पे अच्छी फैसिलिटीज हैं, तो वहाँ पे प्लेयर्स को क्यों नहीं रखा गया। डेफिनेटली जो टेस्ट की आपने बात की है इस पर जरूर जो है वो क्वेश्चन जरूर रेज हो रहे हैं। इस तरह हफीज की आपने एक एग्जाम्पल दिए कि हफीज का सिलसिला सामने आया, फिर पूरी दुनिया में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जगहसाई हुई। और सिर्फ ये टेस्ट का मामला नहीं है, अगर हम इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो इकदाम हैं जब से ये आए हैं मुसलसल जो है ये इनके यूटर्न है, मुसलसल जगहसाई है। अगर आप पीएसएल की इफ्तिताही तकरीब देख रहे हैं वहां पे इन्होंने जिस तरह जिनको पीएसएल की तकरीब करने की ऐसा कहा, उन्होंने जिस तरह से उस तकरीब को खराब किया वो आपने देखा। फिर एक एंकर का वहां पे मामला हुआ, बहुत सारे ऐसे मामला अंडर 19 क्रिकेट को देखें वहां पाकिस्तान की परफॉर्मेंस खराब है। पीएसएल के मैचेस जो थे वो प्रॉपर स्केड्यूलिंग नहीं हुई, बहुत सारे मैचेस जो हैं वो बारिश की वजह से मुतासर हुए। तो बहुत सारी ऐसी चीजें कि जहां पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जगहसाई का सामना करना पड़ता है। अभी रिसेंटली जो वो जिस तरह एम्प्लॉइज को निकाला गया और फिर मीडिया का प्रेशर, लोगों का प्रेशर आया, वहां पे फिर एम्प्लॉइज को वापस लिया गया। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जिसकी वजह से जगहसाई का सबब बन रहा है। इमरान उस्मानी साहब, अगर इंग्लैंड जाकर किसी भी प्लेयर का टेस्ट मुस्बत आ जाता है तो क्या लाएमल इख्तियार किया जाएगा? ये मुबर हो जाएगी उसके लिए। इंग्लैंड में तो बड़ी सूरत हाल सख्त है और कवानीन सख्त है। अगर किसी भी प्लेयर का टेस्ट मुस्बत आ गया तो उसके लिए बायोस्फीयर जो है ना माहौल और कंडीशन और ग्राउंड में कदम रखना नामुमकिन हो जाएगा। ये बात की बात है कि हम ये कहें कि उनका फिर दूसरा टेस्ट होगा 14 दिन के बाद। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने इस तरफ नहीं जाना। आज इंग्लैंड से खबर है कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के हेड कोच फिल सिमंस जो है कल किसी जनाजे में वहां गए हैं, तो उन्होंने निकाल दिया बाहर उस माहौल से और वो होटल की बालकोनी से बैठकर मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड ग्राउंड में अपने खिलाड़ियों को प्रैक्टिस देख रहे हैं और अगले 6 दिन तक वो टीम को ज्वाइन नहीं कर सकेंगे और 6 दिनों के अंदर उन्हें 2 टेस्ट क्लियर करने होंगे। उन्हें कोई कोरोना नहीं है, उनका कोई टेस्ट जो है मुस्बत नहीं आया है, मासिवा इस बात के कि उन्होंने 10 अफराद के एक जनाजे में शिरकत की और उसके नतीजे में उन्हें बाहर कर दिया गया। ये तो आपने बहुत बड़ा सवाल किया है कि इंग्लैंड पहुंचते ही अगर किसी खिलाड़ी का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया तो आप यकीन कीजिए न सिर्फ उस एक खिलाड़ी के लिए बल्कि तमाम जाने वाले 20-22 खिलाड़ी और तमाम कोचिंग स्टाफ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो अपने टेस्ट हैं इस पर भी बड़े सवालिया निशान आ जाएंगे और ये बड़ी खतरनाक बात होगी। तो हमारी दुआ है कि किसी भी खिलाड़ी का कोई भी कोरोना टेस्ट न अव्वल मरहले में न दरमियान मरहले में मुस्बत आए।
ٹھیک ہے، عمران عثمانی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ وہاں جائیں گے تو مشکل حالات ہو سکتے ہیں اگر خدا نہ خواستہ کسی پلیئر کا کورونا ٹیسٹ پازیٹیو آتا ہے. علی سلمان صاحب، لیکن جو انگلش کرکٹ بورڈ ہے اس نے بڑے واضح طور پر کچھ ایس او پیز بتائی تھیں اس ٹور کے حوالے سے کہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ کسی پلیئر کا پازیٹیو ہوتا ہے تو اس کو وہیں پر کرنٹینہ میں بھی رکھا جائے گا 14 دن کے، اور پھر دیکھا جائے گا، ورنہ پھر وہ ٹور کا حصہ نہیں ہوگا. سر، کیا اچھی پازیٹیو نیوز یہ نہیں ہے ہمارے لیے کہ انگلش کرکٹ بورڈ بھی بڑا متحرک ہے کہ پاکستان ٹور کرے؟ یہ متحرک تو بالکل ہوگا، ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ متحرک ہے کیوں. تو اس لیے متحرک ہے، اس وقت آئی سی سی ٹیسٹ چیمپئن شپ کے حوالے سے یہ میچز کھیلے جا رہے ہیں اور ایک ایک میچ کی ایک ایک پوائنٹ کی بڑی اہمیت ہے. اسی لیے جو انگلش کرکٹ بورڈ ہے وہ اس سیریز کو بہت اہمیت دے رہا ہے، اور ہم جو ہے وہ خواہ مخواہ میں جو اپنے پلیئرز کی جو جان جو ہے اس کو داؤ پہ لگا رہے ہیں. جس طرح بھی عمران صاحب بات کر رہے تھے انگلینڈ پہنچنے کے بعد کی صورتحال، تو پہلے ٹیسٹ میچ سے پہلے جو ہے تقریباً 5 مرتبہ جو ہے وہ کھلاڑیوں کو ٹیسٹ لیے جائیں گے. اب ایک بڑا سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے، جس پر حفیظ نے ایک ایگزامپل سیٹ کی ہے کہ اگر کسی کھلاڑی کا ٹیسٹ یہاں پہ پازیٹیو آیا اور وہاں پہ جا کے وہ نیگیٹو آ جاتا ہے، یہاں پہ نیگیٹو آتا ہے اور پھر وہاں پہ جا کے جو ہے وہ اگر وہ فلائی کرتا ہے جاتا ہے یہاں یہ پازیٹیو کر دیتے ہیں، وہاں پہ وائس ورثہ ہو جاتا ہے، تو وہ ایک بہت بڑا سوال نشان ہوگا، بہت بڑا کوشچن مارک ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ صرف پاکستان کرکٹ بورڈ زیادہ جو کنسرن ہوگا وہ ایشلے جائز اینڈ کمپنی ہوگا، یعنی انگلش کرکٹ بورڈ ہوگا، کیونکہ انگلینڈ میں اس وقت جو ہے وہ کورونا کا جو ریٹ ہے وہ کم ہو رہا ہے اور پاکستان میں اس وقت انکریز ہو رہا ہے. تو پاکستان کے پلیئرز کا وہاں پہ جانا سمپٹمس آف دا کورونا، یہ انگلینڈ کے کرکٹ بورڈ کے لیے بھی ایک بڑا کوشچن مارک ہوگا. عمران عثمانی صاحب، ذرا کورونا کی سچویشن پہ بات کر دی، ذرا کچھ کھیل پر بھی کر لیتے ہیں. سر، وسیم خان کی جانب سے بڑا واضح کہا گیا کہ بابر اعظم کو آگے آنے والے دنوں میں تینوں فارمیٹس کے لیے کیپٹن بنایا جا سکتا ہے اور اس پر سوچا بھی جا رہا ہے. بابر اعظم کی پرفارمنس آپ کے سامنے. سر، اس وقت جو لڑکے ساتھ جا رہے ہیں، نسیم شاہ ہے، روہیل نذیر کا نام آیا جو کہ انڈر 19 کا بہت اچھا پلیئر ہے، حیدر انفارچونیٹلی نہیں کر پایا وہ کام، روہیل اب ان ہے. آپ سمجھتے ہیں روہیل نذیر پر ذمہ داری ہے؟ ملتان سلطان میں کوئی بہت بڑی پرفارمنس ان کی نہیں رہی اور پھر انڈر 19 میں وہ بڑے اچھے پرفارمر رہے، وکٹ کیپر بیٹسمین ہے. لیکن اب دیکھیں ان کو تو انہوں نے مجبوری میں شامل کیا، اور رضوان کے بارے میں پی سی بی چیف ایگزیکٹو نے 2 دن پہلے کہا تھا کہ ہم نے ان کو جو ہے نا جولائی کے آخر میں انگلینڈ بھیجنا ہے اور وہ اگست کے پہلے ٹیسٹ کے لیے کنسیڈر ہوں گے، اور اتفاق سے ان کا ٹیسٹ بھی جو ہے نا کلیئر آ گیا ہے. لیکن دلچسپ بات اس میں اب یہ ہے کہ ان کے ساتھ اب سینئر جو وکٹ کیپر ہیں وہ سرفراز احمد ہیں، اور وہی پاکستان کرکٹ ٹیم کی پہلی ترجیح ہوں گی، اور ان کو کھلانا بھی چاہیے اور ان کو ہی اول ترجیح دینی چاہیے. یہ جو پی سی بی حکام پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ ہم نے سرفراز کو سیکنڈ چوائس کے طور پہ سلیکٹ کیا ہے، یہ سابق کپتان چیمپئنز ٹرافی کے ونر قید کے لیے ایک توہین آمیز جملے تھے. اور اب دیکھیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے ہر چیز میں، ہم تو نہیں کہتے کہ کسی کو کچھ ہو تو کسی کو کچھ پھل ملے، لیکن بہرحال سرفراز کے پاس ایک موقع ہوگا کہ وہ اس وقت جب انگلینڈ میں پاکستان کی ٹیم میدان میں اترے گی تو وہ پہلی چوائس ہوں گے بطور وکٹ کیپر اور وہ اپنی پرفارمنس دیں. جہاں تک آپ نے کپتانی کی بات کی، یہ بڑا جلدی ہوگا کہ بابر اعظم کو تینوں فارمیٹ کی کپتانی دے دینا، کیونکہ ابھی تک پاکستان کرکٹ بورڈ اور اس کی سلیکشن کمیٹی یہ نہیں طے کر سکی ہے کہ ان کی T20 ٹیم ہے کون سی. وہ کبھی حفیظ کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی شعیب ملک کی طرف دیکھتے ہیں، کبھی وہ وہاب ریاض کی طرف دیکھتے ہیں. مطلب عمر رسیدہ کھلاڑی جو کیریئر کے بالکل اختتام پہ ہیں، جن کو پاکستان کرکٹ بورڈ نے سینٹرل کنٹریکٹ تک نہیں بھی آفر کیا ہے، اور مصباح الحق کے پلان میں وہ T20 ورلڈ کپ کا حصہ تھے اور ہیں. یہ الگ بات ہے کہ T20 ورلڈ کپ اس سال ہوتا ہے، یعنی یہ بحث بات کی ہے. لیکن پی سی بی کے جو چیف سلیکٹر ہیں، جمع ہیڈ کوچ ہیں، انہوں نے اپنی سوچ یہ واضح کر دی کہ وہ انحصار پرانے کھلاڑیوں پر کر رہے ہیں، نئے ینگ ٹیلنٹ پر نہیں کر رہے. اس کنڈیشن میں بابر اعظم کے لیے کپتانی کرنا تینوں فارمیٹ میں بڑا چیلنج ہوگا، جہاں ان سے میں تب ڈبل عمر تو نہیں کہتا، بہرحال ڈبل عمر کے قریب جیسے کھلاڑی ٹیم میں موجود ہوں اور وہ تینوں فارمیٹ میں کپتانی کر رہے ہوں، یہ ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوگی اور کرکٹ ٹیم کے ساتھ بھی. بہت بہت شکریہ عمران عثمانی صاحب. اسپورٹس تجزیہ کار علی سلمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنے تجزیے سے آگاہ کر رہے تھے. بات ہو رہی تھی انگلینڈ ٹور پر. کرکٹ ساؤتھ افریقہ نے اپنی نوعیت کے منفرد مقابلوں کا میلہ سجانے کی تیاری کر لی ہے. اب ایک میچ میں 2 کے بجائے 3 ٹیمز مد مقابل ہوں گی. اس ٹورنامنٹ کو سالیڈیرٹی کپ کا نام دیا گیا ہے. One opponent when you can beat 2. 3 teams. That's big. That's massive. 2 halves. 1 match.
जनूबी अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने शायकीन की दिलचस्पी में इजाफे के लिए एक नई तर्ज का फॉर्मेट मुतारिफ करवाने का फैसला किया है और एक मैच में 2 के बजाय 3 टीमें खिलाने का फैसला किया है। तीनों टीमों के इस क्रिकेट मैच में हर टीम 8 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल होती है। ये मैच 50 या 20 ओवर्स के बजाय 36 ओवर्स का होता है और इसके 2 हाफ होते हैं। हर हाफ 18 ओवर्स पर मुश्तमिल होता है और एक बॉलर ज्यादा से ज्यादा 3 ओवर करवा सकता है। First place takes gold, second silver, third bronze. So you get a medal no matter what. That's quite nice. It's the best format ever. And the best part, one team gets to chill and watch the other teams get smoked. इस मैच की पहली बैटिंग करने वाली टीम का फैसला कुरानंदाजी से होगा। 18 ओवर्स में से 6 ओवर्स पहले हाफ में एक टीम के खिलाफ और बाकी 6 ओवर्स दूसरे हाफ में अगली टीम के खिलाफ होंगे। क्रिकेट जनूबी अफ्रीका ने इस मैच के लिए तीनों टीमों का ऐलान भी कर दिया है, जिनमें कई बड़े नाम शामिल हैं। एबीज एगल के कप्तान AB डी विलियर, क्वींस काइट के कप्तान कोइटन डी और डेस किंगफिशर होंगे। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वजीर तेल उमर अयूब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने के हक में सामने आ गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आलमी मार्केट में 45 दिनों में 112% कीमतें बढ़ी, जबकि पाकिस्तान में सिर्फ 25% कीमतें बढ़ाई गई। हमने आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रिलीफ दिया। बोले हमारा मुकाबला जखीरा अंदोजों और माफिया के साथ है। बैनुल-अक़वामी मंडी में ये पिछले 46 दिनों में पेट्रोल की कीमत 112% ज्यादा हुई है, 112%। और हमने जो ज्यादा पेट्रोल की प्राइस या पाकिस्तान की बढ़ी है वो तकरीबन 25% के करीब है। तो आप फिर अंदाजा लगा लें कि जिस वक्त कीमतें कम हो रही थी उस वक्त भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के विजन के अहम मुताबिक पाकिस्तान की अवाम को रिलीफ दिया गया और इस वक्त भी पाकिस्तान की अवाम को, पाकिस्तान के मेहनत कशों को वजीर आजम पाकिस्तान जो है वो इस वक्त भी तहफ़्फ़ुज़ दे रहे हैं और वो प्राइस इंक्रीज नहीं दी गई। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर नून लीग ने सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए वजीर आजम से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इमरान खान को नाकामी का एतराफ करके घर चले जाना चाहिए। हुकूमत की जानिब से अचानक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर नून लीग वाले भी भड़क उठे। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ का कहना था कि हुकूमत ने चोर दरवाजे से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। इससे मुआशी सूरत हाल मजीद खराब हो जाएगी। याद माजी आजाद है यारब कि वो क्या कहते थे और आज कर क्या रहे हैं। अगर जुर्रत है अपनी नाकामी का एतराफ करते हुए इस्तीफा दें। लीगी रहनुमाओं का कहना था कि 2018 में हमने हुकूमत छोड़ी तो पेट्रोल 72 रुपए 11 पैसे फी लीटर था। मौजूदा हुकूमत कीमत आसमान पर ले गई। आज जो पेट्रोल की कीमत रखी गई उसकी कीमत 55 रुपए है। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर अजाफी टैक्स लगाए। पाकिस्तान की 72 साल की तारीख में एक मिसाल नहीं कि 25 रुपए एक दिन में पेट्रोलियम प्राइसेस में इजाफा किया जा सके। 34%। ये 34% एक दिन में 25 रुपए का जो इजाफा है ये पाकिस्तान की मईशत के लिए कमर तोड़ वार है जो इस हुकूमत ने किया। नून लीगी रहनुमाओं का कहना था कि मुल्क में महंगाई का तूफान सुनामी की सूरत इख्तियार कर चुका है। वजीर आजम ईवान में कहते कि मेरे पास आप पर इजाफी बोझ पेट्रोल की मदद में डालने के सिवा कोई हल नहीं। एक तरफ असेंबली में बजट पर बहस हो रही है जबकि दूसरी तरफ पेट्रोल पर 34% इजाफे से अवाम पर बोझ डाल दिया गया। जरूरत तो ये थी कि वज़ीर आज़म साहब आए थे, कौमी असेंबली में बात करते कि हाँ मैंने मईशत को तबाह कर दिया है, मैं टैक्स इकट्ठे नहीं कर सका, मैं मईशत को ग्रो नहीं कर सका, अब मेरे पास एक ही रास्ता है कि आप पर इजाफी बोझ डालूं। साबिक वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी और ख्वाजा आसिफ ने कहा कि आज पेट्रोल की कीमतें बढ़ी, बिजली की कीमतें भी बढ़ेंगी। सारा पाकिस्तान इमरान खान की अना की जद में है। इमरान खान ने पेट्रोल की कीमतों से मुतल्लिक तनकीद की थी। उन्होंने कप्तान को नाकाम हुक्मरान करार देते हुए इस्तीफा देने का मुतालबा भी कर दिया। नून लीग रहनुमा राना सनाउल्लाह का कौमी असेंबली में खिताब, हुकूमत को आड़े हाथों ले लिया। कहा हुकूमत खुद माफिया की सरपरस्त है। आटा, गंदुम, चीनी माफिया के बाद अब पेट्रोल माफिया को भी हुकूमत ने गोद ले लिया। एक ही झटके में अरबों रुपए का फायदा पहुंचा दिया। माफिया करप्शन के खिलाफ हुकूमती नोटिस अवाम के गले का फंदा बन जाता है। असेंबली में इजहार ख्याल करते हुए राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को खूब खरी खरी सुनाई।
उनका कहना था कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ी तो माफिया ने मसनूई किल्लत कर दी और हुकूमत कुछ न कर सकी। ये जो माफिया है, माफिया की क्या निशानी है? माफिया की निशानी ये है कि जब कीमतें कम की तो माफिया ने जो है वो तेल रोक लिया और माफिया ने जो है वो स्टोर किया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह का कहना था कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में तारीखी इजाफा किया गया, आम शहरी की जेब पर डाका डाला गया। राना सनाउल्लाह ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे को तारीख की सबसे बड़ी डकैती करार दे दिया। हुकूमत से फैसला करवाया और हुकूमत ने फैसला किया और उसके बाद जो है वो कीमतें जो है वो बढ़ गई और अरबों रुपए का जो है वो फायदा हुआ। इसी तरह से और अब के तेल की कीमतें यही बरकरार रहेंगी। ये हमारा एहतजाज अपनी जगह पे, लेकिन ये जो डकैती आज रात हुई है, ये डकैती तसलसल के साथ जारी रहेगी। राना सनाउल्लाह ने हुकूमत को माफियाज की सरपरस्त करार देते हुए कहा, मौजूदा दौर में गंदम माफिया, चीनी माफिया, आटा माफिया और पेट्रोल माफिया ने अरबों रुपए कमा लिए हैं। जिसकी जेब में जो है ये अरबों रुपए की डकैती तो आपने रात करवा दी है। इससे पहले जो है वो आपने अद्वियात में करवा दी थी। इससे पहले आपने डॉलर, वो किस माफिया ने जो है वो डॉलर खरीदा और उसके बाद जो है वो अरबों रुपए कमाए। पाकिस्तान तो अरबों के कर्जे तले दब गया। मुस्लिम लीग नून के सरबराह का कहना था कि हुकूमत ने बजट में तनख्वाहों और बुजुर्गों की पेंशन में भी इजाफा नहीं किया। हुकूमत किस बात पर अखराजात में कमी का राग अलापती है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रातों रात इजाफे का मामला अदालत पहुंच गया। लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी गई। पंजाब असेंबली में भी करारदाद जमा करवा दी गई। दरख्वास्त गुजार ने अदालत के रूबरू मौकफ अपनाया कि काबीना की मंजूरी के बगैर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया गया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के लिए कायदो ज़ाबित को भी मद्देनजर नहीं रखा गया। अदालत से इस्तदा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी किया जाए। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ करारदाद पंजाब असेंबली में भी जमा करा दी गई। करारदाद के मतन में कहा गया है कि वफाकी हुकूमत के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा जालमाना इकदाम है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का कोई जवाज नहीं। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं। गुज़िश्ता कई रोज से मुल्क भर में आवाम को पेट्रोल की किल्लत का सामना रहा। अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। करारदाद में मुतालबा किया गया है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले को फौरी वापस लिया जाए। पेट्रोल की कीमत में 25 रुपए 58 पैसे इजाफे के बाद 100 रुपए 10 पैसे फी लीटर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल 21 रुपए 31 पैसे फी लीटर महंगा करके 101 रुपए 46 पैसे फी लीटर का कर दिया गया। इसी तरह से मट्टी के तेल की कीमत में 23 रुपए 50 पैसे फी लीटर तक इजाफे के बाद उसकी नई कीमत 59 रुपए 6 पैसे हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में 17 रुपए 84 पैसे इजाफा करके 55 रुपए 98 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। हुकूमत ने आलमी मार्केट का बहाना बनाकर आवाम को एक बार फिर चूना लगा दिया। पेट्रोल की कीमतों में अचानक 25 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया, जबकि आलमी मार्केट में खाम तेल $40 फी बैरल से कम पर ट्रेड हो रहा है। कोरोना की वबा और दुनिया के बेशतर मुल्कों में लॉकडाउन, तेल की खपत में कमी के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतें अब भी कम हैं। इंटरनेशनल बेंचमार्क ब्रेंट क्रूड में जुलाई के लिए तेल की कीमतें $38.48 फी बैरल है। बरतानवी ब्रेंट ऑयल $41 फी बैरल पर ट्रेड कर रहा है। दुनिया के बेशतर मुल्कों में अब भी फिजाई ऑपरेशन मुअत्तल है। ट्रांसपोर्ट भी महदूद पैमाने पर चलाई गई है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर तेल की खपत इतनी नहीं बढ़ी, न ही आलमी मार्केट में इसकी कीमत में इजाफा हुआ है। आलमी मंडी में रवां साल मई में अमरीकी खाम तेल की कीमत क्रैश कर गई थी, जो मनफी $37 फी बैरल तक गिर गई थी। इससे अमरीकी मईशत को शदीद धचका लगा। आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम तरीन सतह पर होने के बावजूद पाकिस्तानी अवाम को इसका फायदा नहीं पहुँचाया गया। अब भी आलमी मार्केट में तेल की कीमत कम हो। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा क्यों किया गया? हुकूमत ने ऑयल कंपनीज और रिफाइनरीज के सामने घुटने क्यों टेके? आइंदा का हुकूमती लाएअमल क्या होगा? क्या आने वाला माली साल कीमतों के हवाले से भारी होने जा रहा है? ये सब बताएंगे कामरान चौधरी अपनी रिपोर्ट में। माफिया की जीत, हुकूमत की हार, अहदाफ में इजाफा, सारे का सारा बोझ अवाम पर। मुतालबा कंपनियों का सरखमे तस्लीम हुकूमत की जानब से। जी हाँ, दुरुस्त सुना आपने। हुकूमत की जानब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नाकाबिले यकीन तारीखी इजाफे के मकासद सामने आ गए।
ज़राए के मुताबिक पेट्रोल बहरान खत्म करने के लिए ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और रिफाइनरीज का मुतालबा हुकूमत ने तस्लीम किया। कीमतों में रिकॉर्ड इजाफे का मकसद सरकारी इदारे पाकिस्तान स्टेट ऑयल को यौमिया 1 अरब रुपए नुकसान से निकालना भी बताया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने तय कर लिया है कि जुलाई के महीने में पेट्रोलियम मसनूआत की मद में सारिफीन से 75 अरब रुपए वसूल किए जाएंगे, जो कि मुल्की तारीख में पहली मरतबा आवाम से एक माह के दौरान भारी वसूली होगी। ज़राए बताते हैं कि हुकूमत को कीमत बढ़ाने से जुलाई में पेट्रोलियम लेवी की मद में 45 अरब रुपए वसूल होंगे, जबकि कीमत बढ़ने से हुकूमत को GST की मद में 8 अरब रुपए इजाफे से 25 अरब रुपए मिलेंगे। ज़राए का दावा है कि हुकूमत की जानब से आइंदा माली साल के दौरान पेट्रोलियम लेवी की मद में 450 अरब रुपए वसूल करने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जबकि रवां माली साल में अवाम से पेट्रोलियम लेवी वसूली का हदफ 250 अरब रुपए था। इसी तरह से रेगुलेटरी ड्यूटी की मद में 5 अरब रुपए से जायद रकम वसूल की जाएगी। इन तमाम अहदाफ और मुतालबात की मंजूरी से आइंदा माली साल पेट्रोलियम मसनूआत के सारिफीन पर इंतहाई भारी साबित होगा। कामरान चौधरी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत ने एक और महंगाई का बम गिरा दिया। LPG गैस सिलेंडर की कीमत में 5 रुपए फी किलोग्राम इजाफा कर दिया गया। शहरियों के लिए खाना पकाना भी जेब पर भारी पड़ने लगा। एक के बाद एक महंगाई ने शहरियों का जीना महाल कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने से जहां अशियाए जरूरिया महंगी होंगी, वहां LPG की कीमतों में इजाफे से शहरी बुरी तरह मुतासर होंगे। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक घरेलू सिलेंडर 50 रुपए और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 200 रुपए इजाफा कर दिया गया है। कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने से होटल्स पर रोटी के साथ साथ खाने पीने की अशिया भी महंगी हो जाएंगी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत गरीब आवाम से खून का आखिरी कतरा भी निचोड़ना चाहती है। उधर चेयरमैन LPG इंडस्ट्रीज इरफान खोखर ने कहा है कि जामशोरो जॉइंट वेंचर JJVL के साथ LPG गैस प्रोसेसिंग का मुआहिदा खत्म होने से सार्फिन महंगी गैस खरीदने पर मजबूर हैं। उन्होंने वजीर आजम से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा किया है। अपोजिशन सियासी जमातों ने भी हुकूमत के इस इकदाम को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया है और मुतालबा किया कि वो फौरी तौर पर इजाफा वापस ले। मौजूदा हालात में पिसी हुई अवाम पर इतना बोझ डालना दुरुस्त नहीं है। कराची के अवाम ने हुकूमत की जानिब से अचानक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफे पर शदीद गम और गुस्से का इजहार करते हुए फैसला वापस लेने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि मौजूदा हुक्मरान अगर मईशत पर काबू नहीं पा सकते तो वो इस्तीफा दे दें। मुल्क भर की तरह शहर कायद के बासियों ने भी पेट्रोल की कीमतों में इजाफे को रद्द कर दिया है। शहरियों का कहना है कि पहले ही अवाम महंगाई की चक्की में पिस रही है और ऊपर से 25 रुपए फी लीटर पेट्रोल महंगा करके अवाम पर बम गिरा दिया गया है। इस इक़दाम को कोई अच्छा तो नहीं कहेंगे, क्योंकि देखे ना अचानक रातों रात अवाम को लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। इसलिए कि गरीब आवाम, आपने इनके लिए पेट्रोल जो है पहले 10-10 रुपये करके और 5-5 रुपये करके कम करा, उसके बाद जो है अचानक 25 रुपये बढ़ा दिया, तो ये किसी बम से कम तो नहीं है। ये तो गलत है। हर ये गरीब की सवारी है, इसका ख्याल रखें। और ये तो आजकल तो वैसे ही लोग परेशान हैं रोजी की वजह से। पेट्रोल महंगा होने से पहले से पिसे हुए अवाम को नए महंगाई के तूफान का सामना है। शहरी कहते हैं पहले ही 2 वक्त की रोटी का हुसूल मुश्किल हो रहा था, अब कहां जाएंगे, जीना मुश्किल हो गया। रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। पेट्रोल जब भी महंगा हुआ हर चीज की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिसका सारा बोझ अवाम पर पड़ता है और उनकी मुश्किलात में इजाफा होता है। शहरी कहते हैं कहाँ जाएं, किस से फरियाद करें, महंगाई की वजह से परेशान हैं। पहले मेरा जो खर्चा था वो 3000 का आम नॉर्मल जो सामान आ जाता था, अभी वही जो राशन है घर का वो 8-10 हजार का आ रहा है। गरीब आदमी क्या करे, किस तरफ जाए गरीब आदमी। कुछ कोरोना से मार रहे हैं, कुछ हुकूमत मार रही है, कुछ भूख से मार रहे हैं। क्या करे गरीब आदमी, क्या करे। IMF जो कह रहा है खान साहब वही कर रहे हैं। हमें खान साहब से बहुत उम्मीदें थी जो अब नहीं रही। शहरियों का कहना था कि माफियाज चोरी और करप्शन करके अरबों कमा रहे हैं। हुकूमत माफियाज के सामने बेबस नजर आ रही है। खुद ही सब कुछ कर रहे हैं, हर चीज का डिसीजन ये खुद कर रहे हैं। महंगाई, चीनी, आटा जो बहरान है, पेट्रोल का बहरान है। पेट्रोल जब सस्ता हुआ था कहते थे पेट्रोल पंपों पे पेट्रोल नहीं है। इस वक्त जब रात पे महंगा हुआ, वहाँ से चश्मे उगलाए हैं, कौन इनको पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा है? ये खुद ही करने वाले, खुद ही पकड़ने वाले, ये किसी को नहीं पकड़ सकते। महंगाई तो दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। महंगाई में गरीब बंदे का तो गुजारा बहुत मुश्किल है।
वोट करने वाले भी अब तब्दीली सरकार से मायूस नजर आते हैं। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बड़े दावे और वादे करने के बजाय महंगाई पर कंट्रोल करे और माफियाज को पकड़े, जिनकी वजह से ये सारे मसाइल जन्म ले रहे हैं। कैमरामैन इमरान नकवी के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज, इस्लामाबाद। मजीद खबरें होंगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर-ए-आज़म इत्तेहादियों और पार्टी अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात खत्म करने के लिए सरगर्म हो गए। वज़ीर-ए-आज़म ने इत्तेहादी जमातों और तहरीक इंसाफ के अरकान को इशाइये पर मदऊ कर लिया। ऑन शराजी रिपोर्ट करेंगे। बजट पास कराने में मुश्किलात नजर आई तो वजीर आजम खुद मैदान में उतर पड़े। कप्तान ने खिलाड़ियों की नाकामी के बाद खुद पिच पर आने का फैसला कर लिया। कोरोना के खदशात के बावजूद कप्तान ने अहम इत्तेहादियों और पार्टी अरकान को इशाइया पर वजीर आजम हाउस मदऊ कर लिया। हुकूमत के अंदरूनी ज़राए बताते हैं कि वजीर आजम इत्तेहादियों और पार्टी अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात खुद सुनेंगे और उनके हल की भी यकीन दहानी कराएंगे। वजीर आजम की जानब से इशाइया देने का बुनियादी मकसद बजट के हवाले से इत्तेहादियों की हमायत और पार्टी अरकान को एक पेज पर इकट्ठा करना है। वजीर आजम तेल की कीमतों में हालिया इजाफे समेत माशी महाज पर उठाए जाने वाले इक़दामात पर भी शुरका को एतमाद मिलेंगे। सैयद शिराजी, सच न्यूज, इस्लामाबाद। हुकूमत का इत्तेहादियों को मनाने का मिशन नाकामी की तरफ गामजन। BNP मेंगल का वजीर आजम के अशाइये में शिरकत न करने का फैसला। ज़राए के मुताबिक BNP मेंगल ने फैसले से हुकूमत को आगाह कर दिया। ऑन शिराजी से तफसीलात जानेंगे। ऑन बताइएगा, अख्तर मेंगल नहीं जाएंगे? जी अफलान, बिल्कुल ये अहम डेवलपमेंट सामने आई है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज शाम इशाइया सजा रखा है वज़ीर आज़म हाउस में, जिसमें तमाम इत्तेहादियों को दावत दी गई है और उसके साथ साथ पार्टी के जो अरकान हैं उनको जो है वो भी बुलाया गया है। लेकिन अब जरा ये बता रहे हैं BNP मेंगल के, जिनसे अभी हमारी बात हुई है, कि BNP मेंगल का जो वक्त है वो इस इशाइये में शिरकत नहीं करेगा और जो है वो हुकूमत को बाकायदा तौर पर इस हवाले से बता भी दिया गया है, आगाह भी कर दिया गया है। उसी चैनल के थ्रू आगाह किया गया है जिस चैनल के थ्रू जो है वो इन्विटेशन दिया गया था। ये बता रहे हैं कि शाहजहान भुट्टी ने भी अभी तक जो है वो कंफर्म नहीं किया है कि आया वो इस इशाइये में शिरकत करेंगे या नहीं शिरकत करेंगे। तो इससे वज़ीर आज़म की उन कोशिशों को वाज़ेह तौर पे धचका लगता हुआ नजर आ रहा है जो उन्होंने खुद सरगर्मे अमल हो कि जो है वो बजट पास करवाने के लिए इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का फैसला किया था। काम जब उसी चैनल से बताया गया BNP मेंगल की जानब से कि वो शिरकत नहीं करेंगे, तो अब हुकूमत का जो वफद है वो एक बार फिर उन्हें मनाने की कोशिश करेगा। बहुत शुक्रिया ऑन शिराजी। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से राब्ता किया है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। बजट और APC पर भी मुशावरत की गई है। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं अलमदार बलोच। भुट्टो जरदारी के अपोजिशन सियासी रहनुमाओं से राब्तों के बाद बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के सरबराह सरदार अख्तर मेंगल से राब्ता, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बजट के मामले में मुश्तरका हिकमत अमली पर इत्तफाक और NFC अवार्ड के हवाले से हुकूमती इक़दामात पर भी गुफ्तगू हुई। दोनों रहनुमाओं ने मुल्क में कोरोना वायरस के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया। हुकूमत की नाअहली की वजह से आज कोरोना वायरस हर जगह फैल चुका है। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी और सरदार अख्तर मेंगल के दरमियान 18वीं आईनी तरमीम पर हमलों के मामले और अगले हफ्ते APC बुलाने के हवाले से भी मुशावरत हुई। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि PTI MF बजट अवाम दुश्मन है, हम इसे किसी सूरत नहीं मान सकते। कराची से तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली असलम खान का निराला इक़दाम। अपनी ही पार्टी के रुकन सिंध असेंबली अब्बास जाफरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया। जाती रंजिश या तंजीमी इख्तलाफात बात बढ़ते बढ़ते थाने कचहरी तक जा पहुंची। तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली असलम खान ने अपनी ही पार्टी के MPA अब्बास जाफरी के खिलाफ बोर्ड बेसन थाने में मुकदमा दर्ज करवा दिया। मुकदमे के लिए असलम खान ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि 2018 में इंतखाबात के मौका पर इलेक्शन फंड के लिए अब्बास जाफरी ने उन्हें चेक दिया जो बाउंस हो गया, इसलिए अब्बास जाफरी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। पुलिस का कहना है कि तहकीकात पीर से शुरू होंगी। अब्बास जाफरी और असलम खान का बाकायदा बयानात लिए जाएंगे। मुकदमा वाक़े के 1.5-2 साल बाद दर्ज करवाया गया है। तजियाकारों के मुताबिक यहाँ सवाल पैदा होता है कि असलम खान ने अपने असासों में ये चेक जाहिर किया था या नहीं। मुकदमे के हवाले से अब्बास जाफरी का अब तक कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया है। टाइगर अपने ही लीडरों पर झपट पड़े। अटक में टाइगर फोर्स की मरकजी तकरीब बदमज़गी का शिकार हो गई। जुल्फी बुखारी की तकरीर शुरू होते ही मुखालिफ ग्रुप ने हंगामा आराई शुरू कर दी। सैयद जुल्फी बुखारी और मलिक अमीन असलम के हिमायतियों को एक दूसरे पर शदीद नारेबाजी भी करते देखा गया।
आपको बताएं कि टाइगर अपने ही लीडरों पर झपट पड़े हैं। अटैक में टाइगर फोर्स की मरकजी तकरीब बदमजगी का शिकार हो गई। जुल्फी बुखारी की तकरीर शुरू होते ही मुखालिफ ग्रुप की हंगामा आराई। सैयद जुल्फी बुखारी और मलिक अमीन असलम के हिमायतों को एक दूसरे पर शदीद नारेबाजी। अगर सबसे पहला बंदा जिसने आवाज उठाई थी वो इमरान खान था अपने गरीबों के लिए। मुझे कोई और मुल्क में कोरोना का जोर टूटने लगा। गिलगित बल्तिस्तान के जिला घांचे कोरोना फ्री जिला बन गया। घांचे के तमाम कोरोना मरीज सेहतयाब हो गए। घांचे में 50 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। 5 अफराद हॉस्पिटल में जेर इलाज थे जो आज सेहतयाब हो गए हैं। मुल्क में कोरोना का जोर टूटने लगा। गिलगित बल्तिस्तान का जिला घांचे कोरोना फ्री जिला बन गया। घांचे के तमाम कोरोना मरीज सेहतयाब हो गए। घांचे में 50 अफराद का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव आया था। बदनाम जमाना खुफिया भारतीय एजेंसी रॉ हमसाया ममालिक को अदम इस्तेहकाम से 2-4 करने में मुलविस है। साबिक मुफ्ती बानी जंगजू ने सनसनी खेज इंकशाफात कर दिए। आलमी माहिरीन ने भी भारत के मकरूह चेहरे से पर्दा उठा दिया। बांग्लादेशी नयाद अमेरिकन रिसर्चर ज़ैनुल आबिदीन ने कहा है कि भारतीय खुफिया एजेंसी साउथ एशिया पर कंट्रोल हासिल करना चाहती है। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 में पुरतशद्दुद तहरीक चलाने की तरबियत दी। चीन, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान समेत तमाम हमसाया ममालिक के साथ भारत ने तनाज़ात खड़े कर रखे हैं, जिनकी आड़ में वक्तन फवक्तन भारत की जानिब से मुहिम जोई भी देखने को मिलती है। It is my proposal, Afghanistan, Iran, Bangladesh, Maldives and Pakistan, we should have an alliance, should create an alliance. We are in the same vision. We should not believe, we should not trust India. It will mistake. India army came and they tell that they claim they liberate Pakistan. No. I invite them on the other day while I talked to a television channel. I invite them, yes, if you defeated Pakistan in 1971, why you don't do it now? I invite you to go at war with Pakistan and let the people see whether you win or Pakistan wins. साबिक मुफ्ती बाहनी रुकन ने कहा कि भारत पर एतमाद करना उनकी सबसे बड़ी गलती थी। ज़ैनुल आबिदीन ने बताया कि 1971 के फसादात में भी हिंदुओं ने बंगाली मुसलमानों का मालो असबाब लूटा। बाबरी मस्जिद को किस तरह शहीद किया गया और उसकी जगह मंदिर तामीर करने का मंसूबा बनाया गया। गुजरात में भी मुसलमानों का कत्लेआम किया गया। आर्मी माहिरीन ने RSS को दाइश से मुतशाबे शिद्दत पसंद गिरोह करार देते हुए कहा कि भारत ने बेवक्त 3 महाज खोल रखे हैं। आर्मी माहिरीन ने RSS को दुनिया की सबसे बड़ी दहशतगर्द तंजीम भी करार दे दिया। साबिक अमीर जमात इस्लामी सैयद मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा ईदगाह ग्राउंड में अदा की गई। नमाज जनाजा में सियासी और मजहबी रहनुमाओं समेत कारकुनों और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक कहते हैं सैयद मुनव्वर हसन के मिशन और जिहाद को नहीं छोड़ेंगे। साबिक अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सैयद मुनव्वर हसन की नमाज जनाजा ईदगाह ग्राउंड नाज़माबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक ने पढ़ाई। नमाज जनाजा से कबल शुरका से खिताब में सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि मरहूम मुनव्वर हसन ने हमेशा हक की बात की और बादल की मुखालफत। अपने रहनुमा के मिशन को आगे बढ़ाना अब हमारी जिम्मेदारी है। सारी जिंदगी जिस अजीम मकसद के लिए कुर्बान किया है उस मकसद को, उस आलम को, उस झंडे को सरबुलंद रखा जाए। एक लम्हे के लिए सुस्ती और काहली नहीं होना चाहिए। सेनेटर सिराजुल हक ने कहा कि सैयद मुनव्वर हसन ने जो कुछ कहा वो अमली तौर पर करके दिखाया। हमारा दिल गवाही देता है कि वो सहाबा के नक्शे कदम पर चलते थे। हाफिज नईमुर रहमान और दीगर रहनुमा बोले, अफसोस के साथ पाकिस्तान समेत पूरा आलम अब उनके फैज से महरूम हो गया है। सैयद मुनव्वर हसन साहब एक नजरिए का नाम, फकीरी और दरवीशी का नाम, पाकीज़गी का नाम, तो उनका ये नजरिया क़यामत तक इंशाअल्लाह ताला जिंदा रहेगा। नमाज जनाजा के बाद आपकी मैयत को सखी हसन कब्रिस्तान ले जाया गया, जहां जमात इस्लामी की क़यादत, मुख्तलिफ सियासी और समाजी शख्सियात समेत हजारों कारकुनान की मौजूदगी में आहूं और सिसकियों के साथ आपकी तदफीन कर दी गई।
और अब बात करें मौसम की तो मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज पूरी आबोताब से निकला है, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो गया है, जबकि हवा में नमी का तनासुब ज्यादा होने से हब्स की शिद्दत भी बढ़ गई है। महकमा मौसमियात ने इस्लामाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी है। मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक आइंदा 12 घंटे के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। ताहम बलाई खैबर पख्तूनख्वा, बलाई वस्ती पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और उससे मलहिका पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। बलाई वस्ती पंजाब, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर के अजला और इस्लामाबाद में गरज चमक के साथ बारिश हुई, जिसके बायस गर्मी की शिद्दत में कमी आई। आज सुबह रिकॉर्ड किए गए बाज़ बड़े शहरों के दर्जा हरारत कुछ इस तरह रहे। इस्लामाबाद 24 डिग्री सेंटीग्रेड, लाहौर 29, पेशावर 28, कराची 31, कोयटा 25, मरी 17, मुजफ्फराबाद और गिलगित का दर्जा हरारत 21 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। मकबूजा कश्मीर के बारे में महकमा मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक श्रीनगर, जम्मू, पुलवामा, अनंतनाग, शुपियां और बारामूला में मक्का जुज़वी तौर पर अबरालूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। आज सुबह श्रीनगर में दर्जा हरारत 19 डिग्री सेंटीग्रेड, जम्मू 24, पुलवामा 16, बारामूला 17, अनंतनाग 18 और शुपियां में 14 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सच न्यूज।